मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में एंड साथ में मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक उसमें आपको समझ में आया होगा। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो, या मेरे मोबाइल नंबर जो मैं उस पर दिया हुआ है, मेरे वीडियो पर मैंने अपडेट किया हुआ है मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप जाकर के व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। ठीक है, व्हाट्सअप करके भी अपना डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये, और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हमारे पास वैसे तो मेथड्स बहुत होते हैं, बट यहाँ पे मैंने 7 मेथड लिया हुआ है, 7 इंपॉर्टेंट मेथड लिया हुआ है। पहला जो मेथड है हमारा वो है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड वो मेथड होता है जहां पर प्रोडक्शन करने वाले जो प्रोडक्शन करते हैं, जिन गुड्स का वो प्रोडक्शन करते हैं, जिन वस्तुओं का वो प्रोडक्शन करते हैं, हर एक गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट जहां पर की जाती है, या जिस विधि से पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, जिस मेथड से, उसी को यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारा लग जाता है टोटल खर्चा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो 1000 रुपए। तो इस हिसाब से पर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? पर यूनिट का कॉस्ट हम लोग 1000 को 100 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपीज पर यूनिट का आपका क्या होगा? खर्चा होगा। तो यानी कि ये हो गया आपका यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। आप ये कह सकते हो कि यूनिट कॉस्टिंग मेथड वो मेथड है जिससे हम अपने टोटल कॉस्ट, जो हमारा टोटल कॉस्ट आता है, उस टोटल कॉस्ट को जितना हमने आउटपुट करा है, यानी कि जितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है, उससे डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड लगभग जितने भी प्रोडक्शन करने वाले लोग होते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पर यूनिट मतलब पर केजी हो सकता है, पर टन हो सकता है। ठीक है, ये लोग उस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इस मेथड को यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं उपकार्य लागत विधि। उपकार्य लागत विधि क्या है? उपकार्य लागत विधि वो विधि होती है जिसमें कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? वर्क को पूरा करना पड़ता है। या आप ये कह सकते हो कि जो प्रोडक्शन करने वाला है, या जो किसी गुड्स को बनाने वाला है, या जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजों को तैयार करता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए हम प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास अगर जा रहे हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस वाले को हम क्या करते हैं, हम जैसा ऑर्डर देंगे उसको, जैसे हम कोई कार्ड अगर हमें छपवानी है, तो उस कार्ड को हम किस तरह से छपवाना है, किस कलर में होगा, किस साइज में होगा, क्या उसमें एग्जैक्टली प्रिंट करना है, ये हम बताएंगे प्रिंटिंग प्रेस वाले को, और फिर वो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको प्रेस करके, मतलब उसको वो प्रिंट करके हमें देगा। वो क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने प्रिंटिंग प्रेस वाले को, हमने हमारे अकॉर्डिंग हमने चीजों को बताया, ऑर्डर दिया हमने, और फिर उसने उस ऑर्डर को क्या किया? पूरा किया। क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉब और कॉस्टिंग मेथड जो है, ये उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जो लोग किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसिंग जो करते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं करते, बल्कि कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाह रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं। और फिर उस चीज के प्रोडक्शन पर या मैन्युफैक्चरिंग पर जो उनका खर्चा आता है, प्रोडक्शन करने वालों का जो खर्चा आता है, वो खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए वो जिस मेथड का यूज करते हैं, उसी मेथड को कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग मेथड, यानी कि उपकार्य लागत विधि। क्लियर? तो ये सेकंड मेथड। तीसरा मेथड है हमारा बैच कॉस्टिंग मेथड। बैच कॉस्टिंग, बैच का मतलब होता है समूह, यानी कि ग्रुप में, जब चीजों को ग्रुप में तैयार किया जाता है, जैसे हिंदी में क्या देख रहे हो, समूह लागत विधि इसको कहते हैं। जब किसी भी गुड्स को ग्रुप में तैयार किया जाता है, समूह में तैयार किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो मेडिसिन जो बनाती है वो ग्रुप में बनाती है, यानी कि वो बैचेस में बनाती है। ठीक है, बैचेस में क्या किया जाता है, मेडिसिन तैयार किया जाता है। जैसे टॉयज हैं, खिलौने जो हैं, वो बैचेस में तैयार किए जाते हैं। तो टॉयज बनाने वाली कंपनी, मेडिसिन बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वो लोग अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मेनली बैच कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं। अच्छा, एक बात और भी क्लियर कर लेंगे साथ में हम, कि ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ एक ही मेथड को यूज कर रहा हो। जनरली देखा जाए तो बहुत कम ही ऐसे प्रोडक्शन यूनिट है जो एक समय में कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड यूज करता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर जितने भी बिजनेस यूनिट है वो एक साथ में दो दो तीन तीन कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड को यूज कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि जैसे अगर मान लो, जैसे मैंने बोला एग्जांपल कि मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनी है वो बैच कॉस्टिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, तो बैच कॉस्टिंग मेथड को तो वो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो अपने पर यूनिट का भी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस केस में वो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल मेथड हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्शन यूनिट एक ही मेथड यूज करता है, ऐसा नहीं है। वो दो या दो से ज्यादा मेथड भी यूज कर सकता है, लेकिन उस दो या दो से ज्यादा मेथड में उसका मेन मेथड कौन सा है जिससे वो कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, वो जरूरी है। तो वो मेन मेथड आप कह सकते हो कि बैच कॉस्टिंग है, जैसे मेडिसिन और टॉय बनाने वाली कंपनियों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा।
चौथा हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो लोग वर्क करते हैं, वो लोग अपना कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कौन करता है, जैसे रास्ते बनाए जाते हैं, डैम बनाया जाता है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को बना करके देते हैं, ठीक है। अब वो लोग जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, वो अपना कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो मेन मेथड का यूज करते हैं वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, जिसको ठेका लागत निर्धारण विधि भी कहा जाता है, ठीक है। पांचवा है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया लागत विधि। हमने देखा है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चीजों को, जो किसी गुड्स को प्रोसेस वाइज तैयार करती हैं। प्रोसेस वाइज तैयार करने का मतलब क्या होता है, किसी एक प्रोसेस में वो चीज तैयार नहीं होता। मेनली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रोसेस में तैयार होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो सुगर बनाने वाली कंपनी का, सुगर यानी कि चीनी जो कंपनी बनाती है, जो इंडस्ट्री बनाती है, उसका आप एग्जांपल ले सकते हो। वो लोग का प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस वाइज वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि गन्ने को मार्केट से लाया और गन्ने को मशीन में डाला और शुगर निकल करके आ जाएगा, चीनी निकल करके आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, पहले गन्ना लाना, गन्ने के रस को निकालना, फिर उसके बाद में उसको स्टोर करना, फिर उसको फिल्टर करके उसमें से जो उसका वेस्टेज है जिससे गुड़ बनता है ना, जैगरी जिसको कहते हैं, वो निकालना, फिर उसके बाद में उसको मेल्ट करना, उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस वाइज चलता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। और जो लोग प्रोसेस में वर्किंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, वो लोग अपने हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस का कॉस्ट कितना आया। और इस तरह से सभी प्रोसेस का कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके इकट्ठा देखा जाता है कि पूरा रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के, रॉ मटेरियल यूज करने से लेकर के प्रोडक्शन फाइनल प्रोसेस तक जाने तक, प्रोडक्शन करने तक टोटल कितना कॉस्ट उनका लगा, वो इकट्ठा टोटल किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और जो मेथड यूज किया जाता है इस तरह के कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। क्लियर। छठा हमारा है 6 पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, परिचालन लागत विधि। परिचालन लागत विधि वो मेथड होता है जो सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सर्विस प्रोवाइडर बोले तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो दे रहे हैं, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने वाले क्या करते हैं, हमें वो हमें सर्विस दे रहे होते हैं, कोई गुड्स नहीं बेच रहे होते, वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते हैं। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो जैसे रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ हमें सर्विस मिलती है ना, होटल्स में हम जाते हैं वहाँ सर्विस हमको मिलती है। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो लोग जब आपको सर्विस देते हैं, अपनी सेवा जब आपको देते हैं, तो उनका भी एक कॉस्ट आता है, उनका एक खर्चा आता है। अब उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो जिस मेथड का यूज किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड, आखिरी हमारा जो है मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड। जैसे मैंने क्या बोला ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने, कि जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मेथड को कंपनी यूज करे। बहुत सारी ऐसी कंपनियां मेनली देखने को मिलती हैं जो प्रोडक्शन जब करती हैं और अपने कॉस्ट को जब कैलकुलेट करते हैं, वो तो इनमें से सिर्फ कोई एक मेथड वो यूज नहीं करते, बल्कि दो या दो से ज्यादा मेथड वो एक समय में क्या कर रहे होते हैं, अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो जो भी कंपनी या जिस भी कंपनी में दो या दो से ज्यादा मेथड, इनमें से दो या दो से ज्यादा मेथड एक समय में कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज अगर किया जा रहा है, तो उस मेथड को हम कहते हैं मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड, यानी बहुसंख्यक लागत विधि। यानी कहने का मतलब है एक साथ दो या दो से ज्यादा मेथड को यूज करना, कॉस्टिंग के मेथड को यूज करना और फिर अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो में बस इतना ही, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। और अगर क्लियर नहीं, कोई भी डाउट अगर आपको है, कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो पाया, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।